मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। हम लोग फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर को उष्णता और नियंत्रण प्रदान करते हैं। ये रासायनिक तत्व शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं और ये ही पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा देखें, परिभाषा इनकी पढ़ें, तो ये वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, जो कि हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं और जो शरीर की वृद्धि के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए और बॉडी के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are present or contained in food and are required for growth and maintenance of bodily functions। यानी कि वह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो कि भोजन में उपस्थित होते हैं और शरीर की वृद्धि, मरम्मत और शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं, वे ही न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व मुख्यतः 6 होते हैं और ये होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जिन्हें हम वसा कहते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर या पानी। वैसे तो जल में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते, परंतु यदि शरीर की सभी क्रियाओं को करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं और इसीलिए जल को भी पोषक तत्व के रूप में ही सम्मिलित किया गया है। तो ये 6 पोषक तत्व हुए: प्रोटीन्स, कार्बोज, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स और जल। और हम अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो उनमें ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और यही शरीर की वृद्धि करते हैं, मरम्मत करते हैं। सभी के इनके अलग अलग कार्य होते हैं। हम डिटेल में इनको एक एक करके लेंगे। अगर हम न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण देखें तो न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसा कि नाम से क्लियर है, मैक्रो का मतलब होता है वृहत मात्रा, लार्ज अमाउंट्स, यानी वो पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। और ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जो हमें कैलोरी या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, उपापचयन के लिए आवश्यक होते हैं और इसके अलावा और दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए आवश्यक होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बच्चों 3 होते हैं, हमेशा याद रखिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हिंदी में कार्बोज कहते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स यानी वसा और तेल, और प्रोटीन, क्योंकि ये अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं तीनों ही हमारी बॉडी को, इसीलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। वे पोषक तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है हमारे शरीर को। इस तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं
ये हमारी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, हड्डियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ब्रेन के मस्तिष्क के फंक्शंस के लिए, नाड़ी संस्थान के फंक्शंस के लिए आवश्यक होते हैं और बॉडी को इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पानी में घुलनशील विटामिन जो कि मुख्यतः होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और इसके अलावा दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स, ये 4 होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। इसी तरह मिनरल्स भी कई होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फ्लोरीन आदि। आगे क्लासेस में हम इन्हें डिटेल में करेंगे कि हर एक इन मिनरल्स के जो भी आपको नाम बताए गए इनके क्या फंक्शंस होते हैं, शरीर में इनकी कमी से क्या हो जाता है और इनके क्या क्या फूड सोर्सेज होते हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला जो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट करा पोषक तत्व वो था कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं कार्बोज। कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं और साथ ही जो डाइटरी फाइबर यानी डाइट से जो रेशा मिलता है वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलता है। अब आप कहोगे कि मैडम हम जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कौन से होते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, प्रोटीन कौन से हैं, फैट क्या है, कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं, या इनके फूड सोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से भोजन के स्रोतों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी अनाज होते हैं जैसे कि गेहूँ, बाजरा, चावल, मेज़, मक्का, इन सभी के अंदर सीरियल में और ग्रेन्स के अंदर बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। इसके अलावा सीरियल्स से बनते हैं पास्ता, ब्रेड, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। चीनी, गुड़, जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट में रिच होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टार्च जिन्हें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और दूसरे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर, जैगरी, इनके अंदर जो गुड़ और चीनी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या ग्लूकोज, इनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्टार्चेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर जो भी रेशा है वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आता है। ये देखो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आप देख सकते हैं इसके अंदर इसके सोर्सेज या स्रोत कौन कौन से होंगे। जितने भी फल हैं, फलों के जूस, दूध, दही, कैंडी यानी चीनी, सोडा, जेली, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा में काफ़ी अधिक होते हैं और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषक मूल्य है, वो बहुत कम होता है। यानी हम ये कहें कि इनके अंदर बेसिकली केवल ऊर्जा या कैलोरीज होती हैं, लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स, कैंडी, सोडा, जेली या जितनी भी मिठाइयाँ हैं उनके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स का अभाव होता है। लेकिन जो स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बेसिकली साबुत अनाजों में, ब्रेड में, सब्जियों में, चावल, दालों, इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके कार्य होते हैं, पहला तो ये कि ये एनर्जी में रिच होते हैं और हमारे शरीर को ईंधन देते हैं। ईंधन मतलब जिस तरह से चूल्हे में हम ईंधन डालते हैं और उससे चूल्हा जलता है, उसी प्रकार शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। और ऊर्जा बच्चों हमें क्यों चाहिए? काम करने के लिए। तो एनर्जी क्यों चाहिए हमें? टू डू वर्क,
अगर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फ्यूल यानी एनर्जी का या ऊर्जा का बहुत अच्छे साधन होते हैं। दूसरा, ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर इनके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। आप कहेंगे फाइबर क्या है? फाइबर एक प्लांट मटेरियल है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव के पाचन संस्थान के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन ये आवश्यक है। और ये किस किस के अंदर पाया जाता है? जितनी भी फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, साबुत अनाज हैं, दालें हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है फाइबर। और फाइबर के कार्य क्या होते हैं? आप कहोगे मैडम फाइबर तो आप बोल रहे हो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता, तो फिर ये क्यों आवश्यक है? रेशे के क्या कार्य होते हैं? ये पाचन में हेल्प करता है। जो भी हम फूड लेते हैं, अगर हम इसीलिए सलाद लेने के लिए और फ्रूट जूसेस के बजाय फ्रूट्स लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये पाचन में सहायक होते हैं। बहुत सारी बीमारियों के रिस्क को ये ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि हृदय संबंधी बीमारियां, डायबिटीज़, मोटापा और कई प्रकार के कैंसर, पर्टिकुलरली बड़ी आंत का कैंसर। अगर हम हमारी डाइट के अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो ये सारी बीमारियां हमें नहीं होंगी। दूसरा, ये बाउल को रेगुलेट करते हैं। अगर हम फाइबर अच्छी मात्रा में खाते हैं फल और सलाद के माध्यम से, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती और जो भी मल है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है। और बच्चों, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अब मैदा, ब्रेड, इसके बजाय अनाज लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, वेजिटेबल्स लेने के लिए, सलाद, खीरा, मूली, गाजर, ये सब लेने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बचाते हैं और कई प्रकार के कैंसर्स होने से भी रोकते हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर फाइबर यानी रेशा अवश्य ही लेना चाहिए। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा कौन कौन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिर्फ ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे होते हैं स्टार्चेज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें ऊर्जा तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी प्रदान करते हैं। और फाइबर कहाँ से मिलता है और फाइबर की इम्पॉर्टेंस ये हमने अभी करी ही। तो ये था पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि हमारा पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये बॉडी के टिश्यूज़ की रिपेयर करता है, बॉडी के ऊतकों की मरम्मत करता है और बॉडी में नए ऊतक बनाने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से बना होता है। कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? तो प्रोटीन बच्चों बेसिकली मीट, फिश, एग, पोल्ट्री, इनमें पाया जाता है। और अगर आप कहोगे कि मैडम हम तो नॉन वेज नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी लोगों के लिए ये दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे कि दूध, छाछ, मक्खन, दही, बटर, इसके अलावा दालों में पाया जाता है, तिल और तिलहन में पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो नट्स होती हैं जैसे कि मूंगफली, काजू, बादाम, इनके अंदर पाया जाता है। तो ये सारे प्रोटीन के, और कुछ मात्रा में ये अनाजों के अंदर भी पाया जाता है। अगला तीसरा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट यानी कि वसा। वसा के लिए कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी और कैलोरीज, यानी वसा ऊर्जा का सांद्रित रूप है।
अगर हम देखें कि हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जनरली देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन के 1 ग्राम से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा के 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ऊर्जा की डबल से भी ज़्यादा है। और इसीलिए वसा को ऊर्जा का सांद्रित रूप कहा जाता है। वसा के भोजन स्रोत हैं बटर, जितने भी तेल हैं, सैलड ड्रेसिंग्स हैं, घी, मक्खन, होल मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नट्स और सीड्स जितने भी होते हैं, इन सभी के अंदर वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वसा के कार्य होते हैं हेल्दी स्किन रखना, शरीर की वृद्धि करना, ऊर्जा प्रदान करना तो होता ही है। इसी के साथ वसा भोजन के अंदर टेस्ट और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है। अगर एक तो उबला हुआ खाना खाएं हम, और एक दाल में अच्छे से घी का तड़का वगैरह लगा करके खाएं, चपाती पे घी लगा करके खाएं, ब्रेड के ऊपर भी बटर लगा करके खाएं, तो वो फूड खाने में अधिक टेस्टी लगता है। तो जब भी इसी तरह से पूड़ियाँ पसंद आती हैं, पकौड़ियाँ, समोसे अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि फैट हमारे फूड के अंदर टेस्ट को बढ़ाता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन फैट का ये है कि ये जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं वो शरीर को प्रोवाइड करता है। और पहले हमने पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर हम वसा पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो वसा में घुलनशील जो विटामिन्स हैं वो भी शरीर को नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए फैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और अंतिम फंक्शन कि ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सारे कार्य थे वसा के, यानी कि फैट के। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही वसा भी 2 तरह की होती है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, यानी संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा वह होती है जो कि कमरे के तापक्रम पर सॉलिड होती है, और अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी, बटर, और अनसैचुरेटेड फैट जैसे तेल जो कि रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। वेजिटेबल ऑयल्स, फिश ऑयल्स, ये सब पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ फैट्स। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, विटामिन्स और मिनरल्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो आप वो आसानी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।